2008 मालेगांव बम धमाकों में आखिरकार लंबे अंतराल के बाद जजमेंट आने वाला है। अदालत सजा सुनाती है या सबको बरी करती है, ये एक बहुत अहम मोड़ है इस पूरे मामले में। हमारे साथ विक्टिम्स के जो लॉयर हैं शाहिद नदीम, उनसे बात करते हैं। शाहिद जी, आप अदालत में थे, काफी लंबे अंतराल तक ये हमने देखा था आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे इस मामले में। क्या हुआ, क्या देखा आपने अदालत में, कुछ संक्षिप्त में बता। देखिए, ये 2008 का मामला है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, 101 लोग जख्मी हुए। तो एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट आने के बाद से इस केस में विक्टिम ने एक्टिव पार्टिसिपेंट किया, क्योंकि एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जहां क्लीन चिट दी, वहीं पर कर्नल पुरोहित के लिए भी उन्होंने ये कहा कि जो आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे देवलाली में वो डाउटफुल हैं। तो हमने वहां से फिर इंटरवेन करना शुरू किया कि भाई ये विक्टिम के साथ तो नाइंसाफी होगी अगर कोर्ट के सामने सही तथ्य न रखे जाए। तो हमने कोर्ट के सामने एटीएस की चार्जशीट और एनआईए की चार्जशीट की बुनियाद पे बहस की, रिटर्न आर्गूमेंट भी दिए। हमारे सीनियर वकील बी ए देसाई साहब ने भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहस की और ये बताया गया एटीएस ने जो एविडेंस कलेक्ट किए वो रिलायबल हैं और उसकी बुनियाद पे अक्यूज को ट्रायल फेस करना चाहिए। तो अक्यूज ने ट्रायल फेस किया। तो जहां तक मुझे ये लगता है कि ये 2 तरीके का ट्रायल हुआ, एक तो विक्टिम का भी ट्रायल हुआ, एक अक्यूज का भी ट्रायल हुआ। अब कल जजमेंट क्या आता है, हम तो पूरी उम्मीद है, देखते हैं जज साहब क्या जजमेंट देते हैं। अगर हम जो आपने मुद्दा उठाया कि किस तरह से एनआईए ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिया था उसमें क्लीन चिट दिया था, और ये भी कहा था कि एटीएस के ऊपर डाउट भी किया था कि एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में सही नहीं है, और कई चीज ऐसा आरोप लगाया था कि प्लांट किया था उन्होंने जो मटेरियल है आरडीएक्स और ये सब। इसका तोड़ क्या एनआईए दे पाई? आप लोग ने क्या कहा था? नहीं, उसमें तो जो जिस पुलिस ऑफिसर पे, शेखर बगाड़े पे इन्होंने इल्जाम लगाया था, उसने कोर्ट में आके मना कर दिया, साफ बता दिया कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है एनआईए ने। और एनआईए ने उसके तोड़ में कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उनके आईओ दुबे साहब ने बताया कि हमने ऐसे इन्वेस्टिगेशन किया और हमने ये पाया कि एटीएस के जो आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे वो प्लांट किए होंगे, शॉर्ट नहीं था, उन्होंने सस्पेक्ट किया। पर जो विटनेस है, मटेरियल विटनेस शेखर बगाड़े, जिस पे इल्जाम लगाया गया, उसका एविडेंस कोर्ट में हुआ, उससे क्रॉस किया गया, उससे चीफ हुआ, उसने सारा डिनाई कर दिया। उसने सब बताया कि मैंने ईमानदारी से तफ्तीश की, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं और मैं क्यों आरडीएक्स के ट्रेसेस वहां प्लांट करूंगा जिसका इल्जाम लगाया। उसकी बात यह है कि कर्नल पुरोहित ने अपने जो उसका स्टैंड रहा है कि उसका जो सोर्स था चतुर्वेदी, अक्यूज नंबर 11, वो नासिक में देवलाली कैंप में रहता था और कर्नल पुरोहित के लिए काम करता था। ये तो उसने एडमिट कर लिया कि उसके लिए काम करता था वो। तो आपको लग रहा है कि ये जो तोड़ दिया है, और अगर आप खासतौर से देखें, पहले एनआईए कहती है कि नहीं, चार्जशीट में उन्होंने साफ कह दिया क्लीन चिट 2 लोगों को, लेकिन उसके बाद अब कन्विक्शन जब मांग रहे थे तब उन्होंने 7 जो आरोपी हैं उनके लिए कन्विक्शन मांगी, कहा कि नहीं, इन सबको कन्विक्ट होना चाहिए। क्या कहा था अदालत ने? उन्होंने तो जो उनकी पॉलिसी थी एनआईए की, उन्होंने उससे कैसे चेंज किया वो तो हम भी सरप्राइज है, क्योंकि उन्होंने ना तो साध्वी का बेल कभी कैंसिल के लिए एप्लीकेशन किया, ना तो कभी उसके एग्जाम्शन थे कभी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। थ्रू आउट सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद उन्होंने क्लीन चिट ही दी साध्वी को। विक्टिम थे जिन्होंने हमेशा अपोज किया कि हाईकोर्ट का बेल का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद में विक्टिम ने अदालत को बताया रिटर्न स्टेटमेंट देके कि भाई अब तो एविडेंस दोनों पार्टीज के आ चुके हैं, एटीएस के भी एनआईए के भी। उसकी बुनियाद पे ये प्राइमा फेसी लगता है कि स्टेब्लिश हुआ है केस, और कोर्ट को देखना चाहिए बारीक से कि भाई इसमें क्या होता है। कोर्ट तो दोनों एविडेंस देखेगा, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा। अब आपको क्या लगता है, आपने काफी लंबा जो ये ट्रायल है वो देखा है, आपने खुद ने रिटर्न आर्गुमेंट्स विक्टिम की तरफ से दिए हैं अदालत में, आपको क्या लग रहा है कल? मुझे तो उम्मीद है कि जज साहब इंसाफ करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि ये ट्रायल तो विक्टिम का ही हुआ है, क्योंकि अक्यूज नंबर 10 ने इंजरी एडमिट नहीं की थी। इसकी वजह से मालेगांव से 101 इंजर्ड विटनेस को आके अपनी इंजरी बताना पड़ी कोर्ट में। पटालकर साहब के सामने उन्होंने लिटरली अपनी इंजरी बताई कि उनको कहाँ लगी थी, रिकॉल किया हॉरर जो उनके साथ हुआ था 29 सितंबर 2008 को। तो हम तो मानते हैं कि ये विक्टिम का ही ट्रायल हुआ। अब देखते हैं किसके साथ इंसाफ होता है, विक्टिम के साथ होता है कि अक्यूज के साथ होता है। जी देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जो
एक्यूज थे उन्होंने सीधे कह दिया था कि ब्लास्ट ही नहीं हुआ था, तो पूरा ब्लास्ट भी प्रूव करने के लिए काफी सारे विक्टिम्स को अदालत में बुलाना पड़ा था, जिसका जिक्र शाहिद नदीम कर रहे थे। और इसकी वजह से अब इतने लंबे अंतराल के बाद अब जजमेंट का दिन आया है, तो सबको यही उम्मीद है कि आखिरकार जस्टिस होगा। आखिर क्या उतार चढ़ाव थे इस पूरे मामले में, आइए जानते हैं सरकारी पक्ष को जो नेतृत्व कर रहे थे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अविनाश रसाल। सर, इस पूरे मामले में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे हमने, ऐसा केस आपने कभी देखा था हैंडल? नहीं, ये इसमें जो एक ही केस में लीगली ऑल कॉम्प्लिकेशंस या ये केस में है, और ये एक साधारण केस नहीं है जो हाँ आमतौर पे लड़ा जाता है। इसमें बहुत चढ़ाव उतार है, कानूनन अलग अलग इंटरप्रिटेशन इसमें आया है, वो भी जज साहब को देखना है। और ये सब जो है हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कोर्ट के सामने रखी है। सर, आप एनआईए को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एनआईए वो एजेंसी है जो 2011 में आई इस मामले में, उससे पहले एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एटीएस ने जो केस बनाया था 11 लोगों के खिलाफ, उनमें से एनआईए ने सीधे कह दिया कि एविडेंस नहीं है कुछ लोगों के खिलाफ, सीधे कह दिया कि प्लांट किया था एटीएस ने। इस तरह के आरोपों को आखिर आपने एनआईए के द्वारा इसको कैसे अदालत में कहा कि क्या है एविडेंस इस पूरे मामले में, खासतौर से अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अगर हम लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की बात करें? हम लोगों ने जो एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया था उसके जो पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब कोर्ट के सामने रख दी। उसी तरह एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेपर भी हमने सामने रख दिए। अभी कोर्ट को डिसाइड करना है कि उनमें से कौन सी चीज जिसके ऊपर वो अपना डिसीजन निर्भर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होगा कि अदालत किस पर डिपेंड एनआईए पर यकीन मानती है या एटीएस पे। लेकिन एटीएस के जो ऑफिसर जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि इन्होंने प्लांट किया था, उन्होंने भी तो अदालत में बताया, अपना पक्ष रखा था कि उन्होंने क्या कहा। देखो, ये जो विटनेसेस आए थे उन्होंने जो काम किया था उसके बारे में प्रोसिक्यूशन की तरफ से उन्होंने बयान दिया। जो क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस विटनेस वकीलों ने किए उसमें उनको सिर्फ सजेशन दिया गया कि तुमने ऐसा टॉर्चर किया, तुमने इस तरह से लाया। इसके अलावा वो साबित करने के लिए कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो कोर्ट के सामने आए थे। जो भी उन्होंने लाने की कोशिश की, वो जब इन्वेस्टिगेशन चालू था उस वक्त कई एक दो विटनेसेस ने कुछ पिटीशन दाखिल किए थे, उसके ऊपर वो निर्भर रहे। लेकिन वो केस उस कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, तो ये कोर्ट उसके बारे में कुछ ये नहीं कर पा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर वक्त बोला है कि ये जो पॉइंट्स है ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी। अभी देखना है कि ट्रायल कोर्ट क्या डिसाइड करती है। सर, इस पूरे मामले में 34 विटनेसेस हॉस्टाइल हुए थे, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा? 39 विटनेसेस, 39 41 हम लोगों ने ड्रॉप किए और 26 मर गए। जो एविडेंस था उसके लिए तो हम लोगों के पास और कुछ सबूत नहीं था, तो उनका जो भी बयान था वो कोर्ट के सामने आ नहीं पाया। तो इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा है? ऑफ कोर्स उसका तो थोड़ा बहुत तो फायदा आरोपी लोगों को मिलेगा ही। अब सर, इस पूरे मामले में एक चीज और जो सामने आई थी कि एनआईए ने ऑलमोस्ट क्लीन चिट दिया था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। कहा था कि क्योंकि भले ही उनकी गाड़ी 2 व्हीलर जो है उसके ऊपर बॉम्ब मिला था, लेकिन जैसा कि साध्वी का खुद का कहना था कि उन्होंने ये दे दिया था, उन्होंने काल संग्रा को दे दिया था। और उसके बाद काल सांगरा जो दूसरे आरोपी हैं उन्होंने क्या किया वो उनको नहीं पता। एनआईए ने इस बात को मानते हुए ही कहा था कि कोई नहीं मानता। फिर आपने लास्ट में जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स किया तो आपने उनके लिए कन्विक्शन और सख्त सजा क्यों मांगी? अभी आप सब जानते हैं कि हर एक चीज के लिए ट्रांसफर करने के लिए भी एक प्रोसीजर है।
अगर वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ है और एक गाड़ी किसी के नाम पे है तो उसका ओनर तो उसी को समझा जाएगा। उसी का फायदा हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखा है कि ये है, ये बात बहुत बराबर है कि एनआईए ऑफिसर ने भी ये चीज मान ली कि उसने 2 साल पहले ये बेची थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं है करके हमको आखिर हम जो पक्ष रखते हैं वो डॉक्यूमेंट्स और उसके आधार पे ही रखते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि इन्होंने दे दी थी किसी और को, ये नहीं होता जब तक आप कोई प्रूफ नहीं। हालांकि कानूनन देखा जाए तो उसका कुछ ये है नहीं। उन्होंने बोला कि क्योंकि जब गाड़ी ट्रांसफर करते हैं तो सर्टेन फॉर्म्स यू हैव टू साइन, जिसकी वजह से जो लेने वाला है उसके नाम पे हो जाती है। तो इस मामले में ऐसे कोई कागजात आए नहीं सामने ताकि हम लोग बोल सके कि उसने वो दे दिया था। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आपने अगर कुछ मुख्य बातें कह सके, आपने क्या कहा था अदालत से? क्या नहीं, हमने यही बोला था कि ये जो सब है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और जो भी कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, वो हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। आप उन पे रिलाय हो के जो भी उचित न्याय है वो उनको दे दीजिए। एक बात आई थी जैसे सामने, आपने कन्विक्शन मांगते हुए मैक्सिमम सेंटेंस की बात कही थी। कुछ लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि इसको डेथ सेंटेंस है। वो बात कहाँ तक है? क्या आपने वाकई में लोग आरोपियों के लिए डेथ सेंटेंस? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं था पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर punishment should be awarded. We said that they have committed this offense, therefore necessary punishment may be awarded. It is the discretion of the judge. We only pray for this, that this is the evidence and you can look into all this. Because the people, 101 people, they received injuries and 6 persons died. So taking into consideration that particular aspect, we have placed everything before the court. Now let the court decide. What do you think the court will decide? आपने because you, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने पूरा ट्रायल देखा है, पूरी बातें जो इस पूरे मामले में हुई हैं वो सब से आप वाकिफ हैं। क्या लग रहा है? मैं आई नो ये सही नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट मैं आपसे पूछ। देखो, वो जजमेंट देना जज का काम है। अगर मैं उसमें इंटरफेयर करूं तो एट दिस स्टेज इट विल नॉट बी प्रॉपर। ये थे अविनाश रसाल जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इस मामले में, और बता रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या मोड़ आए थे। लेकिन अब उम्मीद यही है कि जस्टिस होगा, जो अदालत है वो अपना जजमेंट जल्द ही देगा। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।